दिखाई देता है, वीरस की उत्पत्ति हो रही है इसमें। अगला है अभी संदेश रासक। संदेश रासक है, ये अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया है और ये वियोग श्रृंगार से संबंधित है, यानी इसके अंदर श्रृंगारी तत्व आया हुआ है। तो संदेश के माध्यम से कोई युवती है यानी कोई नायिका है, वो अपना संदेश अपने प्रियतम तक पहुंचा रही है। तो इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। संदेश रासक मुल्तान निवासी अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक विशुद्ध प्रेम गाथात्मक खंड काव्य है, यानी प्रेम से परिपूर्ण एक खंड काव्य है ये। हालांकि इसके रचना काल के बारे में विभिन्न विद्वान संदेह करते हैं, यानी संदेह इसके रचना काल को लेकर भी है, यानी लगभग रासो काव्यों के बारे में संदेह रहा है। तो संदेश रासक में भी एक शक या एक भ्रम हमें दिखाई देता है। संदेश के बारे में लिख रहा है मैम, क्या संदेह किसका रहा है इसमें? संदेह यानी ये रचना काल इसका क्या रहा है, रचना काल को लेकर के शक रहा है एक। जैसे पृथ्वीराज रासो के बारे में तो यही शक रहा है कि ये प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है या अर्ध प्रमाणिक है, यानी ये इतिहास की घटनाओं से मेल खाता है या नहीं भी खाता है। इतिहास में जैसे पृथ्वीराज की चौहान की माता का नाम कुछ और बता रखा है, जब इनके युद्धों का वर्णन कर रखा है तो कोई और सन बता रखा है, और जब हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको लिया गया है तो उस साहित्य में ये अलग वर्णित किया जा रहा है। तो ये एक शक पैदा कर रहा है, यानी जहां पर घटनाएं तालमेल नहीं खा रही है तो वहां पर एक भ्रम ही पैदा होता है। उसी प्रकार से संदेश रासक में इसके प्रकाशन को लेकर के भ्रम है कि ये कब इसका रचना काल हुआ है, कब इसको रचा गया है, कब का है ये। लगभग में ऐसा संदेह रहा है आदिकालीन साहित्य में, परंतु अधिकांश इसे 11वीं-12वीं सदी की रचना मानते हैं। यह खंड काव्य 223 पदों तथा 3 प्रक्रमों में विभाजित है। यह एक दूत काव्य है। दूत यानी एक संदेश वाहक के रूप में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश दूत के माध्यम से भेजा गया साहित्य है, जिसमें वियोगिनी नायिका का विरह वर्णन अत्यंत मार्मिकता के साथ हुआ है। संदेश कथनों में नारी हृदय की परवशता, आकुलता और विगतता एक साथ मुखरित हो उठी है, यानी संदेश वचन वियोगिनी नायिका है, वो अपने प्रियतम तक भेज रही है, तो उसमें उसकी परवशता दिखाई देती है, आकुलता बेचैनी दिखाई देती है, और उसका उल्हाना भी हमें दिखाई देता है कि वो किस प्रकार से अपने प्रियतम को उल्हाना दे रही है, किस प्रकार से बेचैन है, किस प्रकार से पराधीन है। डॉक्टर नावर सिंह के अनुसार यह समझना भ्रांति है कि यह ग्राम्य अपभ्रंश में लिखा हुआ काव्य है। वास्तव में इसके भाव और भाषा पर नागरता की छाप है। यानी डॉक्टर नामवर सिंह वर्मा कहते हैं कि यह तो एक भ्रांति है कि इसको ग्रामीण अपभ्रंश भाषा में रचा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको नागरिक भाषा में यानी नगर में प्रयोग की जाने वाली भाषा में रचा गया है। छंद विविधता और अलंकार सज्जा दोनों दृष्टियों से संदेश रासक अत्यंत परिमार्जित रचना है, यानी छंद विधान इसके अंदर इतना अच्छा कर रखा है और अलंकारों से इतना अच्छा सजा रखा है कि ये एक परिमार्जित रचना कही जा सकती है, यानी एक विशिष्ट रचना कही जा सकती है। अगला है विसलदेव रासो। विसलदेव रासो भी एक श्रृंगारी रचना है और ये नलपति नाल्य द्वारा रचित है। इसका भी जैसे प्रकाशन वर्ष है, रचना काल है, वो क्या रहा है उसको लेकर एक शक या भ्रम रहा है। यह नरपति नाल्य द्वारा रचित है। अब तक इसकी 27 प्रतियां मिली हैं। 27 प्रतियां यानी 27 कॉपी मिली है इसकी, जिसका संपादन करके डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कुल 500 छंदों में से केवल 128 छंदों को प्रमाणिक माना है।
और शेष को प्रक्षिप्त, यानी इसके अंदर 500 छंद है, वो तो 500 छंदों में से 128 छंदों को ही प्रमाणिक मानना है, बाकी छंदों को अप्रमाणिक मानना है या फिर बाद में जोड़े गया मानना है। प्रक्षिप्त अंश होते हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं। तो 500 छंद है इसके अंदर, 500 में से 128 को तो प्रमाणित मान लिया है कि ठीक है ये आदिकाल के हैं, लेकिन बाकी जो बचते हैं वो उनके लिए कह रहे हैं कि ये बाद में जोड़े गए हैं। उन्होंने इसका रचना काल 1312 सन माना है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इस कृति को संवत 1272 में रचित माना है। इस रासों में अजमेर के शासक विसलदेव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती की विवाहेतर कहानी 4 खंडों में वर्णित है। यानी विसलदेव तथा भोज परमार, विसलदेव राजा है और राजमती है भोज परमार की पुत्री है, इनके विवाहेतर कहानी है वो 4 खंडों में वर्णित की गई है। पहले खंड में दोनों का विवाह, दूसरे खंड में विसलदेव के रूठ कर उड़ीसा जाने, तीसरे खंड में राजमती के विरह तथा भोज द्वारा उसे अपने घर ले जाने तथा चौथे खंड में 12 वर्ष बाद पत्थर पाकर विसलदेव के आने और राजमती को लीवा ले जाने का वर्णन है। इस प्रकार इस काव्य में श्रृंगार रस प्रधान है, जिसमें श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन संदेश रासक की सी मार्मिकता के साथ हुआ है। यानी जिस प्रकार से वियोग श्रृंगार का संदेश रासक में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से विसलदेव रासों में भी वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। क्योंकि इसका कवि दरबारी कवि नहीं है, इसलिए यह रचना विशुद्ध लोक रंजन के उद्देश्य से रचित है। कहने का मतलब जो नलपति नाल्य है वो किसी राजा के दरबार में रहने वाला कवि नहीं है, ये स्वतंत्र कवि के रूप में है। इसलिए किसी राजा के दबाव में तो इसने रचना लिखी नहीं है, इसने लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रेम के या श्रृंगार के वियोग पक्ष को अपनी रचना में उकेरा है। इसकी भाषा में गुजराती से लेकर ब्रज भाषा के शब्दों का आना इसकी एक अन्य विशेषता है। यानी इसने कुछ एक गुजराती भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है और ब्रज भाषा के शब्दों को भी अपनी रचना में इन्होंने उकेरा है। तो ये एक स्वतंत्र लेखक के द्वारा या स्वतंत्र कवि के द्वारा लिखी गई रचना हम कह सकते हैं। विजयपाल रासो है वो नल सिंह द्वारा रचित रचना है और वीर रस से परिपूर्ण रचना है। ये भी विजयपाल रासो यह नल सिंह द्वारा रचित काव्य है। आज तक इसके 42 छंद ही प्राप्त हुए हैं। इसमें विजयपाल के दिग्विजय की कथा है, यानी विजयपाल नामक राजा ने कई देशों को विजित किया था, उसका वर्णन इस रचना में मिलता है। यह वीर रस प्रधान रचना है। इसका रचना काल मिस्र बंधु यदि 1298 ईस्वी मानते हैं तो माता प्रसाद गुप्त 1543 ईस्वी के बाद मानते हैं। यानी वो रचना काल है, यानी जो प्रकाशन वर्ष है उसको लेकर के तो हर एक रासो ग्रंथ में एक संदिग्धता बनी हुई है। वो ही संदिग्धता हमें विजयपाल रासो में भी दिखाई देती है। अगला है हमीर रासो। हमीर रासो के लेखक के बारे में ही एक उलझन रही है कि इसका लेखक सारंगधर कवि था या फिर जज्जल कवि था। राहुल शंकरदयायन जी इस ग्रंथ का लेखक है, वो जज्जल को मानते हैं। हमीर रासो इस काव्य रचना की प्रमाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। प्राकृत पेंगलम में हमीर नरेश से संबंधित कुल 8 छंद मिले हैं। इन्हीं छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने एक स्वतंत्र ग्रंथ हमीर रासो की उद्भावना की है तथा सारंगधर कवि को इसका रचयिता बताया है, लेकिन राहुल शंकरदयायन ने जज्जल कवि को इसका रचयिता माना है। हमीर रासो से संबंधित एक छंद देखिए, यह छंद सिद्ध करता है कि इस ग्रंथ की रचयिता जज्जल कवि है। यही देखो, इन दोनों में उलझन रही है। माता प्रसाद नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो इसको कहते हैं कि ये सारंगधर कवि के द्वारा रचित है और राहुल शंकरदयायन जी कहते हैं कि ये जज्जल कवि के द्वारा रचित है।
तो एक दोहा जो मिला है उसके हिसाब से या उसको पढ़ करके पता चलता है। जैसे आपने कबीरदास पढ़ा है, कबीरदास ने कहीं कहीं कबीरदास जी ने अपना नाम लिखा हुआ है। और जैसे कोई भी संगीतकार होता है वो अपने संगीत के बीच में अपना नाम दे देता है ना, उसी प्रकार से आदिकाल में भी कवि है वो अपने दोहे के अंदर अपना नाम दे देता था। तो इस दोहे से सिद्ध होता है कि ये जज्जल कवि के द्वारा रचित रचना है। हमीर का सुल्तान शीश करबाल दई तेजी कलेवर दिए चलो। हमीर कज्जू जज्जल भणी, हमीर कह रही हैं कि ये जज्जल कवि ने भणी है यानी बनाया है। कोलाहल मुहिम है जलो, कोलाहल यानी लोग है वो ये कोलाहल कर रहे हैं। हर एक मुंह से ये कोलाहल सुनाई दे रहा है कि ये हमीर रासो जो ग्रंथ है वो जज्जल ने ही रचा है। सुल्तान शीश करबाल दई तेजी कलेवर दिए चलो, सुल्तान शीश करबाल दई तेजी कलेवर दिए चलो। सुल्तान शीश करबाल दई, या फिर इसका ये हो सकता है सुर और बाण से, यानी अपने धनुष और बाण से उसने तेजी से शीश करबाल दई तेजी कलेवर दिए चलो। शीश को क्या हुआ इसका ऐसा है इसमें। चलो ये जो दोहा है ये दोहा मैं आपको कल बताऊंगी इसकी जो व्याख्या है। तो इस प्रकार से इस दोहे से सिद्ध होता है कि ये जज्जल कवि के द्वारा रची गई रचना है हमीर रासो। तो इस प्रकार से आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य परंपरा रही है। ये इतने रासो ग्रंथ हैं आदिकाल में रचे गए हैं। समझ में आया है प्रश्न? यस मैम। चलो अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है।